एक वकील भी हूं और एक राष्ट्रवादी अभियान की संस्थापिका और राष्ट्रीय संयोजिका हूं। मैं जो है उठकर राजनीति करने के लिए नहीं बैठी हूं। पहली बात तो सीएए का भारत के किसी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की मदद करने के लिए आया था। दूसरा, एनआरसी का भी भारतीय मुसलमान या हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी की फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस होती है। दुनिया के हर कंट्री में एक सिटीजंस का एक लेखा जोखा होता है सरकार के पास, तो भारत सरकार के पास भी होना चाहिए। असम का जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, असम के इंडिजिनस लोगों का और जो बाहर से लोग इलीगली वहां बस गए हैं उनका मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है। अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पर। अभी ये जो साहब बैठे हैं कांग्रेस के, कमरुद्दीन जी, शायद मैं उनका नाम, कमरुज जमाल जी, एक बात मुझे बताइए। और ये जो बादल जी बैठे हैं बंगाल की, जो यहाँ पे ममता जी की यहाँ पे कसीदे पढ़ रहे थे, एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल में तकरीबन 23 डिस्ट्रिक्ट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 जिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से शायद 25 से 30 होंगे। उसमें से 10 जिलों को तो आपकी सरकार ने ही, आप लोगों ने ही डिक्लेयर घोषित किया हुआ है सेंसिटिव जोन। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हावड़ा, बरकपुर, चंदन नगर, मालदा, इस्लामपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, हावड़ा रूरल, मुर्शिदाबाद, जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, और कूच बिहार क्या होती है जी सेंसिटिव जोन। रामनवमी से पहले आपको स्पेशल आईपीएस ऑफिसर्स वहां डिप्लॉय करने पड़ते हैं, हजारों की तादाद में पुलिस जाती है, तब तो बेचारे हिंदू वहां पे नाम नहीं, एक मिनट, बादल देवनाथ जी सुनिए ना, ये लगातार टेप मत चलाइए भाई, ये लगातार टेप मत चलाइए, तर्क की बातों पे जाते हैं। आपको बोलने का शौक है ना, अभी रुकिए एक मिनट, पहले अरे बादल देवनाथ, क्या आप चाहते हैं कि हिंदू बंगाल छोड़ दें? क्या आप चाहते हैं हिंदू बंगाल छोड़ दें? पूछिए सेंसिटिव जोन क्या होती है भाई। रामनवमी की यात्रा के लिए हमें पुलिस के साथ, आईपीएस ऑफिसर्स के साथ, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी के साथ निकालनी पड़ेगी यात्राएं। भारत देश में बादल देना 10 सेंसिटिव जोन इन लोगों के हिसाब से ठीक है, रुकिए, बोलिए बादल देना, बोलिए। निकल सकते हैं लेकिन हथियार छोड़ के पूरे देश। जब आप राजनीति के लिए बिना आधार कार्ड, बिना किसी वैलिड आईडी प्रूफ के लोगों को बसाएंगे, बांग्लादेश से घुसपैठिए बसाएंगे, रोहिंग्या बसाएंगे, तो यही होगा। आज 10 सेंसिटिव जोन, कल 20 हो जाएंगी, परसों 30 हो जाएंगी। रुकिए, बादल देवनाथ बोलिए, बादल देवनाथ बोलिए। अरे रुकिए, बीजेपी का सवाल है क्या हिंदू बंगाल छोड़ दें? हिंदुओं पर ही टारगेट हुआ तो क्यों हिंदू बंगाल छोड़ देंगे? क्यों हिंदू बंगाल छोड़ देंगे? तो कैसे हिंदू टारगेट पर आ गए? आज के बाद 11 को हिंसा कैसे हो गई? कर दिया है तो क्यों नहीं छोड़ देंगे? जब स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे करेंगे, टारगेटेड हिंदू किलिंग्स करेंगे, आधे से ज्यादा प्रदेश को सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है आप ही लोगों ने, तो काहे नहीं छोड़ेगा हिंदू बंगाल? अब रुकिए ना बादल देवनाथ, आप सुनते नहीं, हर किसी के बीच में बोलते हैं, फिर आपकी बारी आती है तो आप कहीं और चले जाते हैं। तो रुक जाइए सर, ऐसे नहीं होता है। जब विरोधी बोलते हैं आप रोकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, रुक जाइए। यास्मीन फारूकी जी बोलिए, आप बार बार इशारा कर रही थी, बोलिए। अभी उन्होंने ये बात कही कि बंगाल में ये हो रहा है, ऐसा सेंसिटिव है, दुर्गा पूजा बंद करवा, वो कोर्ट से आए, उन्होंने 10 चीजें कही। मैं आपसे एक बात सवाल करती हूँ, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, बुलडोजर चलते हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में झूठ का आपके यहाँ झूठ, आप जवाब देंगे मुझे? नहीं, मैंने क्रॉस कर लिया। नमाज पढ़ने से आरपी सिंह रुक जाइए, मैंने फारूकी जी से पूछ लीजिए किसने कहा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, कोट करिए। संभल में क्या हुआ? तो मस्जिद में कहाँ मना हुआ? अरे सड़क पर मना हुआ, मस्जिद में नहीं मना हुआ। मैं कह रहा हूं फारूकी जी, अब मैं कोई सवाल आपसे नहीं करूंगा, सिर्फ एक सवाल, किसने कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, कोट करिए। मस्जिद में संभल में क्या हुआ है? ताले क्यों पड़े संभल की? किसने कहा नमाज नहीं पढ़ सकते? एक बात बता दीजिए पहले। नहीं, आपने कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती, कहा गया, किसने कहा? कोट करिए। दंगे कर रहे हो, कोट करिए, किसने कहा? मैं इसका मस्जिद में कहा क्या? मस्जिद में ताला नहीं पड़ा है। अगर 2 आदमी सड़क के बाहर आ गए तो आप प्रॉपर्टीज में ताले पड़ते हैं, मस्जिदों में ताले नहीं पड़ते हैं। मस्जिद होती क्या इस्लाम के हिसाब से? पहले पाठ पढ़ लीजिए, आप लोगों को इस्लाम का पाठ पढ़ाना पड़ेगा।
मस्जिद हो चुकी है, पहले आप सीख बताओ। लीजिए। वक्त इतना कमरू जमानी को लाता हूं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अरे रुकिए बादल देवनाथ जी, बीच में काउंटर करने का एक नियम होता है, ये मैं सबको बता दूं। अगर कोई किसी के बीच में बोलना चाहता है बोलिए शौक से, लेकिन एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए। लगातार टेप ऑन मत किया करिए, जिसकी बारी होती है वही लगातार बोलेगा। बीच में कोई भी काउंटर करता है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए अपनी बात। अब रुक जाइए बादल देवनाथ जी प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, सभी शांति से अपनी बात रख रहे हैं, कुछ कमरू जमा जी से सीख लीजिए। रुक जाइए कमरू जमा जी, अरे रुकिए ना प्लीज प्लीज बादल देवनाथ जी। झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपने तो सच की दुकान खोल रखी है, आपने सच की दुकान खोल रखी है, सारी सच्चाई है। आपके मंत्री कहें कि ये तो ट्रेलर है, जिलों में रुक रहे हैं तो कह रहे हैं एक नेता ने बोल दिया चुनावी रैली में, क्या फर्क पड़ता है? आपकी सीएम कह दें कि केंद्र का कानून राज्य में लागू नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कहा ही नहीं है ऐसा, तो सर थोड़ा सा रुक जाइए, होल्ड करिए। कमरू जमा जी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं हिंसा उचित नहीं है, निंदा होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के शहंशाह भी जिम्मेदार है। मतलब केंद्र ने कानून बना दिया तो हिंसा की लाइसेंसिंग हो जानी चाहिए। हाँ पांडे जी, देखिए 25 मिनट बाद मेरे को मौका मिल रहा है, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि भाजपा के घोषित प्रवक्ता या अघोषित प्रवक्ता थोड़ा सा मेरे को टोके नहीं। ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी जब बोल रहे थे बहुत खूब कहा उन्होंने कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में केरोसिन छिटकाकर बैठे हुए हैं, एक चिंगारी का देरी है कि देश में आग लगाने। 2014 से हमने देखते हुए आ रहे हैं कि हर घड़ी, चाहे कानून के तहत चाहे बिना कानून के, बुलडोजर के मामले में, सीए का मामले में, या तो फिर अजान का मामले में, या तो फिर हिजाब के मामले में, या तो फिर गौ रक्षा का मामले में, हर जगह में चिंगारी भड़कने का कोशिश कर रहे थे ये आरएसएस, बीजेपी और इनके संघ परिवार वालों ने। आज जिस तरह से वक्फ एक्ट का विरोध में पूरा देश भर में आपको आक्रोश है मुसलमान कम्युनिटी का अंदर में, उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बंगाल में जब आकर यहाँ पे एक हिंसा भड़की, इसका वजह भी जानना बहुत जरूरी है। अच्छा। बंगाल में अभी हाल ही में दो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। एक, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से 26,000 शिक्षकों का नौकरी चली गई यहाँ पे। एक मुद्दा जो है कि जिसमें हिंदू लोग भी परेशान है, जिसमें मुसलमान लोग भी परेशान है। अब इस स्थिति में ना तो कोई तुष्टिकरण का राजनीति हो सकता है, ना तो कोई जो है कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो सकता है। अब उपाय क्या है? भाजपा आरएसएस ने मिलकर रामनवमी में बहुत कोशिश किया किसी तरह से दंगा फैलाया जाए, नाकाम हो गए। अब वक्फ बिल आ गया, वक्फ एक्ट बन गया, अब जो है कि मुसलमानों में तो गुस्सा तो था ही, इसको किसी तरह से आगजनी में बदल दिया गया। अब मुर्शिदाबाद में वो सामने आ गई। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? कौन सा राजनीतिक दलों को फायदा हो रहा है? पांडे जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपको मालूम है दो ही पार्टी को सिर्फ फायदा मिलता है। एक हिंदू जो अपने आप को बोलती है वो है भाजपा को, और जो मुसलमानों का हिमायती करती है वो है तृणमूल कांग्रेस को। अब जिस तरह से ये ध्रुवीकरण का राजनीति यहाँ बंगाल में अब देखने को मिल रहा है, ये देखिए पांडे जी, आप भी एक अमन चैन शांत आदमी है, मेरे को लगता है। अच्छा? हम भी है, यहाँ पैनल में सब कोई चाहता है कि शांति से आगे बढ़ा जाए, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कानून को लाया पार्लियामेंट, खिचड़ी क्यों बना रहे हैं? मेरा बात खत्म कर लेने दीजिए। कमरू जमा जी, 2-2.5 मिनट सुन लिया। ये खिचड़ी कभी लग रहा है आप जलेबी बना रहे हैं, कभी आप इसमें टीचर्स को लेकर चले आए, टीचर्स दंगा कर रहे थे सड़क पर उतर के। आप कह रहे हैं चिंगारी किसने बढ़ाई? सिख दंगे में चिंगारी किसने भड़काई थी? पेड़ गिरता है तो क्या होता है? किसने कहा था? वो क्या था? शोले थे? अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोले कि देश का कानून है, हाँ तो इसको मानना पड़ेगा। तो नहीं है क्या? जो भी मर्जी नागपुर के आरएसएस के शाखा से बना हुआ कानून हमको मानना पड़ेगा, ये कतई हमको मंजूर नहीं। संसद नागपुर की शाखा है, आप संसद को नागपुर की शाखा मानते हैं? नागपुर के शाखा बनाकर रखे हो तो संसद से पास हुआ ना कमरू जमा जी? नाच रहे हो,